हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनू बालोटिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर का देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देखें ताकि सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम हाउ टू बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सीबीएसई हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखना है। मैं यहाँ पर आपको मेथड भी सिखाऊंगा और ट्रिक भी सिखाऊंगा, तो दोनों चीज़ें सीखते चलेंगे। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग और करने के दो तरीके होते हैं, वो दो तरीके होते हैं। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा होता है एबीसीडी मेथड। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक रिएक्शन लेते हैं, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। यानी कि हमने एक रिएक्शन ली जिसके अंदर हमारे पास है, देखो रिएक्शन देख पा रहे होगे आप, आयरन प्लस वाटर, प्रोडक्ट में क्या है Fe3O4, यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे बैलेंस करना है। बैलेंस की कंडीशन क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम की संख्या बराबर नहीं है। ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये देख पा रहे हो आप। ठीक है, इसको हमें बैलेंस बनाना है। ये अनबैलेंस कैसे है, देखो Fe यानी कि आयरन का रिएक्टेंट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, आप देख पा रहे होगे। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं आयरन के कितने एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे Fe3, सर 3 एटम है। तो 3 एटम है प्रोडक्ट में और 1 एटम है रिएक्टेंट में, तो बराबर नहीं हुई ना। तो इसलिए ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी तरीके से ऑक्सीजन को उठा लो, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 1 है और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट में 4 है, तो इक्वल नहीं हुआ ना एटम। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्वल है इसी इक्वेशन के अंदर। तो इसलिए हमें इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना होगा। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड मेथड है ABCD मेथड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है दोस्तों, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये इक्वेशन देख पा रहे होगा। इस इक्वेशन के जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड है उन सभी को मैं बॉक्सेस के अंदर डाल देता हूं। जैसे कि मैंने आयरन को बॉक्स में डाल दिया है, वाटर को भी बॉक्स में डाल दिया है, और Fe3O4 को भी बॉक्स में डाल दिया है, और H2 को भी बॉक्स में डाल दिया। अब कोई भी ऑपरेशन यानी कि कुछ भी प्लस या माइनस या गुणा या कुछ भी चेंज करना होगा, वो पूरे ब्रैकेट के ऊपर होगा। क्या होगा, पूरे ब्रैकेट के ऊपर होगा। जैसे हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई की, तो यानी कि मल्टीप्लाई जब भी करेंगे हम किसी भी बॉक्स को, तो वो पूरे बॉक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे आप H2O कि पूरा ब्रैकेट है, इसको मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 है ना बेटा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ में मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि और ऑक्सीजन के साथ में मल्टीप्लाई में जाएगा। यानी कि मैंने मान लो कि 2H2O लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2H2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम थे और 2 से 2 का गुणा हो गया, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो यानी कि 4 एटम हो गए। समझ पा रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम था, लेकिन मैंने ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 2 एटम हो जाएंगे। ये आपका एग्जांपल था समझने के लिए। यानी कि ऑपरेशन जब भी बॉक्स के ऊपर होगा तो पूरे एलिमेंट्स के ऊपर जाएगा, न कि एक सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ आप ऑपरेशन कर सकते हो। तो इतनी बात आपको दिमाग में आई होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर करना क्या है, सभी कंपाउंड्स को बॉक्सेस के अंदर डाल देना है। सेकंड स्टेप क्या करना है दोस्तों, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे आप इक्वेशन देख पा रहे होगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है जिसके अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट्स, सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, और थर्ड कॉलम के अंदर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। यानी कि आप कुछ समझे नहीं समझे, समझाता हूँ। एलिमेंट्स के अंदर कैसे लिखना है, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो तीनों को लिख लो, लिख लिया। अच्छा, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट का मतलब क्या है सर, यानी कि अब Fe यानी कि आयरन के आगे देखो, रिएक्टेंट के अंदर मैंने 1 लिखा। क्यों लिखा है, क्योंकि आप रिएक्टेंट में देखो आयरन का सिर्फ एक ही एटम है, यानी कि आयरन के आगे उसके एटम लिखने हैं रिएक्टेंट में। फिर उस थर्ड कॉलम में लिखना है आयरन के एटम प्रोडक्ट के, तो आयरन का थर्ड कॉलम में देखो यानी कि प्रोडक्ट का देखना है। प्रोडक्ट में जाओगे तो Fe3 पाएगा आपको, वहां पे मतलब क्या है, एटम की संख्या कितनी है 3, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में 3 लिख दिया आयरन के सामने, देखो लास्ट में। अब देखते हैं हाइड्रोजन का। इसी प्रकार हाइड्रोजन का देखोगे कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के एटम बराबर है। ऑक्सीजन का देखो अब H2O के अंदर 1 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 4 है, क्योंकि Fe3O4 है। सेकंड स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। स्टेप थर्ड में क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कि हमें बैलेंसिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिसके पास हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो इस रिएक्शन में देखो आप, नंबर ऑफ एटम किस में ज्यादा है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन में। सर देखो भाई, इस टेबल में देख लो चाहे इस रिएक्शन में देख लो, इस टेबल में देखते हैं। चलो, नंबर ऑफ एटम किसके अंदर ज्यादा है, ऑक्सीजन के अंदर। किसके अंदर है प्रेजेंट, वो Fe3O4 प्रोडक्ट के अंदर। तो वहां से हम इसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक टेबल और बना लेते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में एटम ऑफ ऑक्सीजन, फिर सेकंड कॉलम में इन रिएक्टेंट और थर्ड कॉलम में इन प्रोडक्ट। यानी इनिशियल लिखेंगे एटम ऑफ ऑक्सीजन का, फर्स्ट क्या लिखा इनिशियल, यानी कि पहले पहले ऑक्सीजन का कितना एटम था रिएक्टेंट में इन H2O के अंदर देखो 1 एटम था,
भाई देखो इन H2O के अंदर 1 लिखा है मैंने, ब्रैकेट में इन H2O लिखा है। 1 का मतलब है कि इनिशियली यानी कि पहले ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन H2O का मतलब क्या है भाई, वाटर के अंदर प्रेजेंट है एक एटम, आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन के अंदर। अच्छा, इन प्रोडक्ट के अंदर आपके पास पहले ऑक्सीजन का कितना था, 4 था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट में तो आपके पास एक एटम है इनिशियली देखो, और प्रोडक्ट में 4 है, यानी कि इनको बराबर करना है। कैसे बराबर कर सकते हैं दोस्तों, अगर मैं रिएक्टेंट में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑटोमेटिक बैलेंस होगा कि नहीं होगा। आप देख पा रहे होगे नीचे वाली इक्वेशन में 2 बैलेंस, यानी कि मैंने एक को 4 से गुणा कर दिया और जो 4 था वो वहां पे प्रोडक्ट में वो सेम उतार दिया नीचे, यहाँ पे बैलेंस हो गया। यानी कि दोनों साइड क्या हो गए, 4 4। तो इससे पूरी इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। देखो कैसे आएगा, इक्वेशन क्या बनी आपकी, Fe+4H2O और प्रोडक्ट में आपके पास बना Fe3O4+H2। इफेक्ट क्या है दोस्तों, जब हमने स्टार्टिंग में इस रिएक्शन को देखा था तो हमारे पास सिर्फ H2O था, जिसका मतलब H2 का मतलब था हमारे पास 2 एटम थे हाइड्रोजन की। लेकिन अब 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना, मैंने बताया था पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के ऊपर भी जाएगा। तो यानी 4 का 2, हाइड्रोजन कितने एटम है 2, 2 से 4 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 8 होंगे कि नहीं होंगे। अब जो इक्वेशन बन के आई है इसके हिसाब से बैलेंसिंग आगे शुरू करेंगे। तो स्टेप 4 देखो, पिक अदर एलिमेंट दैट इज नॉट बैलेंस, यानी कि हमें ऐसा एलिमेंट उठाना है जो बैलेंस नहीं है। H इज नॉट बैलेंस, भाई कोई बैलेंस उठा सकते हो आप। बस स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम वाले को उठाना, उसके बाद में आप कोई भी एलिमेंट उठाओ और उसे बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन उठा लिया है। तो अब देखो हाइड्रोजन उठाया मैंने, जो इक्वेशन बन के आई थी उसके आगे तो बैलेंस करना शुरू करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन बन के आई थी Fe+4H2O, प्रोडक्ट में Fe3O4+H2। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई एटम ऑफ हाइड्रोजन, फिर से हम वो टेबल बनाएंगे और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में लिखेंगे इन रिएक्टेंट और थर्ड कॉलम में लिखेंगे इन प्रोडक्ट्स। तो हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट है यानी कि इनिशियल यानी कि जो पहले, भाई 8 इन 4H2, 8 एटम है। ध्यान से देखो, मैंने बताया था ना अभी इस इक्वेशन में देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से जाएगा, तो मैंने ब्रैकेट से पहले क्या लिख रखा है इनिशियली में 8, यानी कि 8 एटम है किसके, हाइड्रोजन के, किसमें, रिएक्टेंट में दोस्तों। अब चलते हैं प्रोडक्ट में, H2 यानी 2 एटम है प्रोडक्ट के अंदर, सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर कितना एटम है बेटा, 2। तो अब इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो हमारे पास क्या हो गया भाई, रिएक्टेंट में तो 8 है और प्रोडक्ट में 2 है। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं भाई, मैं सोच रहा हूँ कि प्रोडक्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों साइड 8 8 नहीं हो जाएगा नीचे बैलेंस करेंगे तो। देखो आप 8 इंटू 8, एक रिएक्टेंट में तो 8 हो गया और प्रोडक्ट में 2 को 4 से गुणा कर दिया तो वो भी 8 हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, H2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आई, Fe+4H2, प्रोडक्ट में क्या बना, Fe3O4+4H2। देखो बना ना। तो अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस है। आप बोलोगे यस सर। आयरन दोनों साइड बैलेंस है। आयरन ऑक्सीजन बैलेंस है, आयरन नहीं हुआ अभी तक, ऑक्सीजन को हमने फर्स्ट टाइम बैलेंस कर लिया था। अब हमारी बारी है आयरन को बैलेंस करने की। अब देखो फिर से हमने टेबल बना ली, फर्स्ट कॉलम में एटम ऑफ आयरन, सेकंड कॉलम में इन रिएक्टेंट्स और थर्ड कॉलम में इन प्रोडक्ट्स। तो इनिशियली यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन देखो, उसके अंदर हमारे पास आयरन का रिएक्टेंट में 1 एटम है और प्रोडक्ट में 3 है। देखो भाई है कि नहीं, Fe3 का मतलब है प्रोडक्ट के अंदर, नीचे तो 3 लिखा है मतलब 3 एटम है प्रोडक्ट के अंदर। तो इनिशियल में 1, ठीक है, और 3, प्रोडक्ट में कितने हो गए 3। तो भाई रिएक्टेंट में तो क्या है 1 और प्रोडक्ट में क्या है 3, तो रिएक्टेंट में बराबर कैसे करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनकर आ जाएगी, 3Fe+4H2, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, Fe3O4+4H2। ठीक है, ये आपकी फाइनली रिएक्शन बनकर आ गई है। अब स्टेप नंबर 6 क्या करना है दोस्तों, फाइनली चेक द करेक्शन ऑफ द इक्वेशन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। यानी हमें क्या करना है, अब चेक करना है कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ एटम बराबर है कि नहीं। हमारे हिसाब से तो सब कुछ बराबर हो गया था। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट देखेंगे इस रिएक्शन को, देखो 3Fe यानी कि आयरन का रिएक्टेंट में 3 एटम है, प्रोडक्ट में देखते हैं वहाँ पे भी Fe3 है यानी कि 3 एटम बराबर हुआ आयरन। अब हाइड्रोजन को उठा लेते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पे 8 एटम है यानी कि 4 × 2, और प्रोडक्ट में देखेंगे तो वहाँ पर भी 4 × 2 यानी कि 8 एटम, दोनों जगह 8 एटम है तो बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को उठा लेते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 4 एटम है और प्रोडक्ट में देखोगे O4 यानी कि वहाँ पर भी 4 एटम है, तो यानी कि ऑक्सीजन भी यहाँ पे बराबर है। तो यानी कि ये इक्वेशन आपके पास बनकर आई है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कंडीशन आपको बताइए कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो ये हमारी बैलेंस हो गई। अब एक स्टेप और है दोस्तों, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि जो आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन के आई, इनके पास आप सिंबल लिख दो ताकि केमिकल इक्वेशन है जो मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाए दोस्तों। तो इसके हम कैसे लिखेंगे, आयरन हमारे को पता है कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, आयरन की सॉलिड, इसलिए इसके ब्रैकेट में स्मॉल s लिख देंगे। वाटर की क्या होती है, वाटर की L यानी कि लिक्विड होता है वाटर, तो स्मॉल l लिख देंगे। Fe3O4 क्या होता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, उसके ब्रैकेट में स्मॉल s लिख देंगे। और जो हमारा H2 यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है, सभी को पता है गैस होती है, इसलिए इसके ब्रैकेट में स्मॉल g लिख देंगे। मतलब अगर आपका कोई भी एलिमेंट सॉलिड है तो उसके ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, स्मॉल s। क्या लिखना है, स्मॉल s। अगर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड आपका लिक्विड स्टेट में है तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्मॉल l। अगर कोई भी
गैस आपके पास है तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्मॉल जी। और कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड आपके पास एक्वस स्टेट में है तो आप क्या लिखोगे, AQ। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे फोटो। इसको देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ABCD मेथड। भाई हमने देख लिया बैलेंसिंग करके कि हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, लेकिन दोस्तों अब हमें हिट एंड ट्रायल मेथड में टाइम लग जाता है कई बार, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक और मेथड लेकर आया हूँ जिसका नाम है ABCD मेथड। ABCD मेथड क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा मेथड है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोफिशिएंट मान लेने हैं 4। ठीक है, ABCD। और जो हमने रिएक्शन ली थी आयरन प्लस वाटर क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सभी के सामने शुरू से लेकर आखिर तक ABCD लिख देना, यानी कि आयरन के सामने हमने क्या लिख दिया, A। ठीक है, वाटर के आगे हमने क्या लिख दिया, B। फिर प्रोडक्ट में देखो Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड के सामने हमने क्या लिख दिया, C। और हाइड्रोजन गैस के आगे हमने क्या लिख दिया, D। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कोई भी कोफिशिएंट मान लेना है, ABCD हो चाहे XYZ कुछ भी हो। यहाँ पे मैं ABCD मान रहा हूँ, तो हमने ABCD मान लिया और चारों को लिख दिया। आपके पास इक्वेशन ऐसी बनकर आई, देखो देख लिया आपने कि ABCD कैसे लिखना है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में आपको दोस्तों क्या करना है कि इनके इक्वेशन बनानी। कैसे बनाओगे, ABCD की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। तो ABCD की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो A इज इक्वल टू 3C, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, A जो है वो 3C के इक्वल है। क्यों भाई, A आयरन के आगे देखो A है, आप बोलोगे यस सर, मैंने बोला था ना C से मल्टीप्लाई करना है। वही C आपके पास कोफिशिएंट था, Fe3 था बेटा, नीचे देखो 3 एटम है, यानी कि A तो रिएक्टेंट में A जो है वो 3C के बराबर है प्रोडक्ट में, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसी इक्वेशन बनानी, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आपके पास आयरन के 3 एलिमेंट थे, इसलिए वो 3C के साथ मल्टीप्लाई में चला गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हम एक कंडीशन मान रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है हमें, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए नंबर ऑफ एटम तो बराबर करने होंगे ना, तो वही कर रहे हैं। यानी कि जो आपके पास रिएक्टेंट में वहाँ पर हमने हमारा जो एलिमेंट है हमने लेट कर रखा है A, और प्रोडक्ट में हमने कर रखा है C। तो वो C है ना बेटा, वो 3 एटम है वहां पर, तो 3 से मल्टीप्लाई तो होगा ना, तो यानी कि A इज इक्वल टू 3C। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं सेकंड। हमारे पास जो अब उठाते हैं हम लोग हाइड्रोजन H2O, यानी कि A इज इक्वल टू 3C और लिख सकते हैं। उसी प्रकार रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है दोस्तों, देखो 2B, 2 एलिमेंट हो गए, इज इक्वल टू 2D, क्योंकि प्रोडक्ट में भी 2 ही एटम है, तो यानी कि 2D, यानी 2B इज इक्वल टू 2D। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ दोस्तों, तो इक्वेशन आपके पास क्या बनकर आई, B इज इक्वल टू D। 2 इक्वेशन बन गई आपके पास। अच्छा, थर्ड इक्वेशन कैसे बनाओगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट है प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है दोस्तों, B से। H2O रिएक्टेंट में देखो, तो यानी कि B जो इक्वल है किसके इक्वल है, 4C के। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट है प्रोडक्ट में, इसलिए क्या लिखेंगे हम, 4C, यानी कि B इज इक्वल टू 4C। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इनमें से ABCD हमने 4 वेरिएबल माने, इनमें से आप किसी की भी एक वैल्यू पुट कर सकते हो, 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं C की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ। अगर मैं C की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा C की वैल्यू 1 पुट करते ही हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यानी कि हमारे पास 2 वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। C को तो हमने 1 माना ही था और A की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसी प्रकार जो C की वैल्यू है मैं थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं। थर्ड इक्वेशन के अंदर 1 पुट करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, B की वैल्यू 4। तो यहाँ पे आपने देखा B की वैल्यू 4 आ चुकी है थर्ड इक्वेशन से, यानी हमारे पास 3 वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। A की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी थी, C की हमने 1 मानी थी और B की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब B की वैल्यू 4 अगर हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास D की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी दोस्तों 4, क्योंकि B इज इक्वल टू D है सेकंड इक्वेशन के अंदर। आप देखो हमारे पास 4 वेरिएबल थे, 4 की सभी की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि C को हमने 1 माना था, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू भी 4 है। तो अब ABCD जो हमने शुरू में इक्वेशन देखी थी, आप देखो स्क्रीन पर, जहां पे A लिखा है वहां पे इसकी वैल्यू रख दो, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई, 3, और B की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 4, और C की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 1, और D की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 4। यानी कि जहां पे A लिखा है वहां पे A की वैल्यू पुट कर दो, जहां पे B लिखा है वहां पे B की वैल्यू पुट कर दो, जहां पे C लिखा है वहां पे C की वैल्यू पुट कर दो, जहां पे D लिखा है D की वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या बन के आई दोस्तों, 3Fe प्लस 4H2O, Fe प्रोडक्ट में Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन 4H2, यानी तो आपके पास जो इक्वेशन बनकर आई है ये स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इसके अंदर आप देखो अब नंबर ऑफ एटम बराबर है दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, आप देख सकते हो आसानी से, यानी कि आयरन का रिएक्टेंट में 3 है तो प्रोडक्ट में भी 3 है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 4 है तो प्रोडक्ट में भी 4 है। अगर हम देखें हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में 8 एटम है तो प्रोडक्ट में भी 8 एटम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये मेरी ट्रिक थी। ऐसी ट्रिक और मजेदार वीडियो के साथ पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल पर मैथ, साइंस, SST क्लास 10th की सभी वीडियोज अपलोड की जाती हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगी। जय हिंद।